अगर मैं उसको शॉर्ट में रिपीट कर दूं, ठीक है, तो राम एक राजकुमार था, राजा का लड़का था, एक ताकतवर राजा का लड़का था। राम भगवान था, वो बात हम बाद में करेंगे, वो एक अलग इशू है। एक राजा का लड़का था और सबसे ताकतवर राजा का लड़का, एक बहुत समर्थ परिवार से बिलोंग करता था, मतलब बहुत पावर भी थी और बहुत पैसा। मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य के वो राजा थे, तो कितने बड़े रहे होंगे, हम ये चीज़ समझ सकते हैं। उसके बावजूद राम ने जो शिक्षा ली, जो समझने की बात है, स्टूडेंट हो आप भी सारे, तो उसकी जो स्टूडेंट लाइफ रही, मैंने आपको बताया था पिछली बार, लेकिन उसकी स्टूडेंट लाइफ रही वो कैसी रही, जो बाकी सभी की रहती है। मतलब उस गांव में अगर कोई सबसे गरीब था और वो शिक्षा ले रहा था, तो जैसे वो जिया वैसे ही कौन जिया, राम भी जिया। जो गुरुकुल पद्धति होती है, वैसे ही धरती में सोना, खुद खाना पकाना, ठीक है, अपने खाने के लिए आसपास के एरिया से क्या करना, भिक्षा मांग के लाना, जो कि सबके लिए नियम होता था, गुरुकुल उसी से चलते थे। समझ गए इस बात को? मन से लकड़ियां इकट्ठी करना, मतलब एक बिल्कुल आम और बिल्कुल सिंपल जीवन जीना जो हर कोई जीता, ठीक है, नंगे पैर रहना। उनके गुरु ने उनको वो सारी चीज़ें सिखाई। अब हम क्या करते हैं आमतौर पर, ठीक है, हमारे स्कूल में एक प्रोसेस है, एक छोटा सा प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ड्रेस, स्कूल ड्रेस। आमतौर पर पेरेंट्स की शिकायतें आ जाती हैं, बच्चों की भी शिकायतें आ जाती हैं, पर कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि स्कूल ड्रेस किस पर्पज से बनाई गई है। हम बेसिक पर्पज भूल चुके हैं हमारी कई बातों में, ठीक है, हमारे पेरेंट्स भी और हम भी। इसी वजह से आज का हमारा जो शिक्षा का सिस्टम है ना, और जो समाज का सिस्टम है, उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। तो हमारा बेसिक जो सिस्टम है क्या होना चाहिए, जब हम शिक्षा लेते हैं, हमारा जो बचपन का टाइम होता है, जब हम छोटे होते हैं, तो उसी टाइम से पहले जो गुरुकुल पद्धति थी उसमें डाला जाता था इक्वलिटी। क्या डाली जाती थी? इक्वलिटी की भावना को डाला जाता था। यानी एक आम नागरिक जब राजा के लड़के के साथ स्कूल में पढ़ाई करेगा और उसको लगाएगा ही नहीं कि इसको कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया राजकुमार होने के बाद, तो जब उस व्यक्ति को कभी कोई परेशानी आएगी तो वो राजा के पास डायरेक्ट जा सकता है, क्योंकि उसको राजा क्या लगेगा, अपना मित्र लगेगा, ये भी तो मेरे ही जैसा है, मैं भिक्षा मांगने के लिए जाता था, ये भी तो जाता था। तो वो कभी छोटा बड़े की फीलिंग आएगी ही नहीं। एक हर एक नागरिक जिसको लगता है ये तो मेरे जैसा है, ये भी कल तक तो मेरे साथ पढ़ता था, ये भी तो वही काम करता था जो मैं करता हूँ, इसका भी तो जीवन वैसा, ये भी तो वैसा, इसमें ये कोई राजा का लड़का है तो इसको कोई मतलब अलग से वो नहीं है। तो एक इक्वलिटी की भावना है गरीब और एक कमजोर व्यक्ति में भी, तो उसको जब भी समस्या आएगी तो बेधड़क बगैर किसी घबराहट के वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसके पास जा सकता था, राजा के पास अपनी समस्या लेकर जा सकता था, क्योंकि उसके मन में ये था ही नहीं कि राजा। आज के समय में ये डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। इसलिए जब हमारी समस्याएं होती हैं तो कई बार हम ऑफिसर के पास या किसी एमएलए एमपी के पास जाने से पहले 20 बार सोचते हैं कि वो सुनेगा या नहीं सुनेगा, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमसे क्या है, बहुत है बड़ा है, और हम उससे क्या बहुत है छोटे हैं। स्टार्टिंग से ये डिफरेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा क्या होता है, अब वापस आते हैं, ये तो आम आदमी के लेवल पे सोचा, अब और राजा के लेवल से सोचते हैं, ठीक है। राजा पहले क्या करता था, मतलब अभी क्या है, अभी तो ये है, मतलब वो व्हाट्सएप पे एक जोक आता था कि एक स्कूटी के पीछे लिखा हुआ था, ठीक है, कि एमएलए की जो वाइफ है, ठीक है, उसकी फेसबुक फ्रेंड। मतलब क्या हुआ कि भाई हम जान पहचान जो बनाते हैं या इगोइस्टिक जब हो जाते हैं, तो उसमें हम क्या सोचते हैं कि मेरे जैसे, आपने डायलॉग भी सुना होगा, जानते हो मेरा बाप कौन है, यानी हम हमारे अंदर के ईगो भर के बैठे हुए हैं। हम क्या है उसको तो छोड़ो, मैं क्या हूँ, मैं इस चीज़ का तो कोई ना कोई ईगो बना लेता हूँ, तो भी एक पॉइंट है, क्योंकि जो मैं हूँ मैंने उसको अर्न करा अपनी लाइफ में। लेकिन मेरे पिता ने कुछ चीज़ अर्न करी है और उनको जानते हो मेरा बाप कौन है, या मैं इस चीज़ का ईगो पाल लूँ अपने अंदर कि मेरे पिता बहुत ताकतवर हैं, मेरे पिता बहुत पावरफुल हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, बहुत रिच है, उसमें मेरा क्या योगदान है भाई? अगर मेरे पिता हैं तो मेरा क्या योगदान है? लेकिन वो भावना, वो फीलिंग बच्चों के अंदर भरी जाती है, उनको एहसास करवाया जाता है। और स्कूल में जो ड्रेस कोड होता है, वो उन चीज़ों को रोकने के लिए अपनाया जाता है। स्कूल ड्रेस कोड इसलिए डाला जाता है कि हर एक बच्चे को ये लगे कि वो सारे सेम। नहीं तो अगर ड्रेस कोड न हो तो क्या हो, अब जिनके पास फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है, उनके कपड़े नॉर्मल रहेंगे, एक दो या ड्रेस होगी वो रिपीट वही डालेगा। जिनके पास फाइनेंशियल सिस्टम बहुत अच्छा है, वो बड़े अलग अलग तरह के ब्रांडेड और
कपड़े डाल के आएंगे, हर रोज़ ड्रेस चेंज करेंगे, तो वहीं से इनइक्वलिटी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, छोटा बड़ा शुरू हो जाएगा। तो ये इसीलिए ड्रेस कोड बनाया गया था। पहले सिर्फ सरकारी स्कूल थे, तो अमीर हो गरीब हो सबको सरकारी स्कूलों में पढ़ना था, लेकिन फिर पर्पज चेंज हुआ कि भाई अमीर जो लोग हैं उनके लिए प्राइवेट स्कूल बनना शुरू हो गया। हम एक प्राइवेट स्कूल में ही बैठे हैं, तो अब ये है, ये सरकारी स्कूल में जा रहा है, स्टेटस सिंबल, ठीक है। या जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शहर का सबसे महंगा स्कूल है, वहाँ पर क्वालिटी क्या, क्योंकि उस स्कूल में जा रहा है मेरा बच्चा, वहाँ पर क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं, ये नहीं कहता महंगा है तो ख़राब है, हो सकता है बहुत अच्छा भी हो, लेकिन ये पर्पज़ नहीं होता हमारा। हमारा पर्पज़ होता है उसमें जा रहा है, मेरे को बताना है, मेरा स्टेटस सिंबल है कि मेरे बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं। यानी हम स्टार्टिंग से ही अनइक्वलिटी क्रिएट कर रहे हैं, और वही अनइक्वलिटी हमारे जो हमारा समाज है उसको बांट रही है, उसमें परेशानी लेकर आ रही है। छोटे बड़े की भावना हमारे समाज के लिए सबसे खतरनाक होती है। मैं जब ये समझना शुरू कर देता हूँ कि मैं बहुत बड़ा हूँ, और सामने वाला ये समझना शुरू कर देता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, ये जो भावना है ये समाज को बांटती है। और जहाँ पर बटेगा समाज, जहाँ पर समाज बटेगा, समाज बटा इसका मतलब दो ग्रुप हो गए, और जहाँ दो ग्रुप हो गए वो टकराएंगे, उनमें किसी न किसी पॉइंट पर आकर क्या होगा, टकराव होगा। दो टीमें हैं तो उनके बीच में मैच होगा, दो चीजें हैं तो वो टकराएंगी, दो बर्तन है तो टकराएंगे, अगर एक ही बर्तन है तो किसके साथ टकराएगा। तो इक्वलिटी इसलिए जरूरी होती है, समानता की भावना इसलिए जरूरी होती है। और शिक्षा का पहला काम यही होता है कि भाई मैं बार बार आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि शिक्षा का काम नौकरी देना नौकरी लेना बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा का काम होता है हमें इंसान बनाना, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हम इंसान नहीं होते। पैदा वैसे ही, अगर आप पूरी इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे, बायो वाले बच्चे ने पढ़ी होगी, बायो का कोई टीचर आपको बता भी देगा, जो 9 मंथ का जो पीरियड होता है उसमें सारी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वही होती है, और एक एनिमल के अंदर सेम है, लास्ट की एक दो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट है। फिश हो, एलिफेंट हो, कोई भी एनिमल हो, सबकी इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है ना इम्यूनोलॉजी में, वो सब की सेम होती है। लास्ट की जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, कुछ एक दो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वो डिफरेंट है अलग अलग स्पीसीज में। इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट सारे की सारी सभी स्पीसीज की क्या है, सेम है। दैट मीन जब हम पैदा होते हैं तो हम एनिमल ही होते हैं, हम में और जानवरों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। शिक्षा ही है जो हमें बनाती है इंसान। और ये भी लायन है, ये टाइगर है, ये एलिफेंट है, ये गाय है, ये भैंस है, वो एनिमल्स हैं और हम ह्यूमन बींग्स हैं। बायोलॉजिकली वी आर आल्सो एन एनिमल, हम भी इंसान एनिमल ही, बट सिविलाइज्ड एनिमल। और सिविलाइजेशन कौन लेके आता है, एजुकेशन, जिसको हम इम्पोर्टेंस देना आज के समय में कम कर चुके हैं। आज हमारे लिए एजुकेशन का मतलब क्या है, हमारे लिए एजुकेशन का मतलब है सिर्फ नौकरी लगना या कोई ऐसा काम हो जाए कि मेरी आजीविका चल जाए। दुनिया में इंसान को छोड़कर कितने एनिमल्स हैं जो कमाते हैं, कितने एनिमल्स, कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनका अपना बिजनेस है या जॉब्स। बताना एक बार मेरे को कोई एक एनिमल स्पीसीज बताओ जिसका अपना बिजनेस हो या जो जॉब करती है। वो सभी एनिमल स्पीसीज हमसे बहुत पहले से अर्थ में हो, हम खत्म हो जाएंगे उसके बाद नहीं। ये आपको पता है ना, अर्थ पे स्पीसीज आती रहती हैं और स्पीसीज खत्म होते रहते हैं। जैसे आज डायनासोर्स नहीं है, कभी थे धरती पे, थे वो किसी न किसी वजह से खत्म हो गए। तो हजारों स्पीसीज होती हैं, हर साल कुछ स्पीसीज नई, पुरानी स्पीसीज खत्म होती है, बायोडाइवर्सिटी से वापट हो गए, और कुछ नई स्पीसीज का क्या होता है, जन्म होता है। ये अर्थ का साइकिल है जो चलता रहता है। तो क्या शिक्षा खाने के लिए हुई, क्या पेट के लिए? पेट तो सबका बन रहा है भाई, खाना तो सबको मिल रहा है, सभी स्पीसीज सर्वाइव कर रहे हैं। तो क्या एजुकेशन उस पर्पज के लिए है? एजुकेशन का ओरिजिनल पर्पज ही भूल गए हम भी और हमारा पूरा समाज। टोटली हमने एजुकेशन का जो पर्पज है ना उसको ऐसे कर लिख के पर्पज को उस पर क्रॉस कर लिया। ओरिजिनल पर्पज एजुकेशन का कभी ये था ही नहीं जो आज हमारे लिए। एजुकेशन का पर्पज था हमें सिविलाइज्ड बनाना, सिविलाइजेशन में सभ्यता, इन चीज़ों के बारे में सिखाना, समाज, ठीक है, इमोशंस, सिविलिटी, बिजनेस, ठीक, सभी चीज़ें एजुकेशन का पार्ट है। लेकिन हमने बाकी सारे पार्ट्स को खत्म करके एक पार्ट रख दिया कि पैसे कैसे कमाएं, हमारे पास क्या बिजनेस है, तो वही समस्या ही जाए। तो एजुकेशन आप लो, ठीक है, समझने के लिए लो,
इस पर्पज से मत लेना एजुकेशन कि मैं क्या नौकरी करूँ। ये बात मैं मतलब सालों से समझाता रहा हूँ, जिस दिन से मैंने टीचिंग शुरू की, फ्रॉम डे वन मैं ये बात समझाता हूँ बच्चों कि एजुकेशन का पर्पज जॉब बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जॉब एक सेकेंडरी थिंग है। मैंने पहले भी आपको बताया, जो आपको जॉब करनी होगी ना, जब आप नौकरी लगोगे तो पहले आपको उस नौकरी की ट्रेनिंग दी जाएगी, ये काम आपको करना और ऐसे करना, वो है जॉब। तो जॉब की एजुकेशन तो वहाँ मिलेगी। ये जो एजुकेशन आपकी चल रही है, ये एजुकेशन आपको इंसान बनाने के लिए चल रही है। आप देखो आप इंसान बन रहे हो या नहीं बन रहे हो, आप क्या सीख रहे हो। मैं बार बार कहता हूँ कि इसको सोचना, ये जो काम है ना दिमाग, इसका काम होता है सोचना, लर्निंग नहीं है। दिमाग का काम याद करना नहीं है, दिमाग का काम है सोचना और एनालिसिस करना। हर एक चीज़ को हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, वो कितना सही और कितना गलत। शिक्षा आपको बताएगी सही क्या होता है और गलत क्या होता है। फिर आपके सामने चारों तरफ कुछ होगा, आपका दिमाग उसके बारे में उसका एनालिसिस करेगा, सोचेगा कि वो चीज़ सही है या वो चीज़ें गलत है। गलत है तो उसमें क्या गलत है, मुझे वो करना है या नहीं। सही है तो ठीक है, और गलत है तो मैं उसको कैसे सही कर सकता हूँ या कर सकते हैं। ये चीज़ सोचना, ये है दिमाग का काम। आपने दिमाग को कहाँ लगाया हुआ, लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस दिमाग का काम नहीं है। आप मेरे से कुछ पूछ लो, मेरे को कुछ भी याद नहीं है, बट एक छोटा सा डिवाइस है, इसका काम है लर्निंग, इसको सब कुछ याद है। अब पूछो हर एक क्वेश्चन का आंसर इसका, मेरे को याद नहीं भी होगा, आपने पूछ लिया सर फलाना फलाना राजा था, उसकी डेथ कब हुई, किस देश के राज्य करता था, मैं भी भूल करूँगा और वो एक दिन में मुझे बता देगा कि सर ये तो वहाँ था, तब पैदा हुआ, तब मर गया, विकिपीडिया आ जाएगा, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। क्या मेरे को उसको लर्न करने की जरूरत है? कहोगे सर एग्जाम में बैठेंगे तो लर्न करना ही है, क्या एग्जाम ही सब कुछ है? मैं तो किसी एग्जाम में नहीं बैठता, हर रोज बैठ चुका मेरे को जब बैठना था। और जब मैंने टीचिंग शुरू की, जब तो मैं 12th पास था। टीचर बनने के लिए क्या चाहिए था, BSc MSc। मैंने जब टीचिंग स्टार्ट की मैं तो 12th पास था। किसी ने नहीं पूछा मेरे से कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। मैंने आपको बताया भी है, जिस टाइम मैंने BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, सेम ईयर में MSc फर्स्ट ईयर के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता था। पूरा साल पढ़ा के उन्होंने पूछा ही नहीं सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। बच्चों को बुला सकता हूँ जिनको मैंने पढ़ाया, 4 लड़कियाँ थी, पूरा साल उन्होंने मेरे से केमिस्ट्री पढ़ी, MSc फर्स्ट ईयर का। उनको नहीं पता था सर BSc है MSc है क्वालिफिकेशन क्या। वो पढ़ते थे, मैं पढ़ा देता था, एक दिन पहले पढ़ लिया, नेक्स्ट डे उनको पढ़ाता था। पूरा साल पढ़ाया, समझ नहीं आता तो 2 दिन बाद वो आते हैं मेरे पास ट्यूशन। पूरा साल, जिस साल मैंने BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तो मेरे को तो कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ा। तो क्या दिमाग का काम लर्निंग है? बिल्कुल भी नहीं है। दिमाग का काम है समझना, सोचना और एनालिसिस करना। तो देख लो आप करते हुए नहीं करते, आप अपने दिमाग को कहाँ यूज करते, वो डिसाइड करना वो आपका काम है। मैं आपको बता सकता हूँ, हमारे जितने भी ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत गीता है, वो सिर्फ आपको बता सकते हैं, उसका क्या करना है वो आप लोगों को सोचना, करवा नहीं सकते आपसे, करना आपको। वापस से आते हैं, जो हमारा आगे का पर्पस था, वो उसकी एजुकेशन थी, जिसका जो हमें राम की जो एजुकेशन है वो हमें क्या सिखाती है, जो मैं बताना चाहता था, वो हमें सिखाती है समानता की भावना। एक राजा को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं राजा हूँ, उसको लगना चाहिए कि मैं एक आम नागरिक हूँ। तभी वो हर आम नागरिक की परेशानी को समझ पाएगा और उसका समाधान कर पाएगा। वो उनके बीच में रहेगा, सुनेगा कि हमारा परिवार ऐसे रहता है। जब तक उसको पता ही नहीं होगा जीवन में कष्ट क्या होता है, ठीक है, तो उसका समाधान कैसे करेगा। आज के टाइम पर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो उस चीज़ का नहीं होता, क्योंकि पॉलिटिशियंस की दूसरी या तीसरी पीढ़ी है। जो फर्स्ट था उसको पता था कष्ट क्या होता है, तो उन्होंने कुछ काम अच्छे किए। उसका बेटा जब गद्दी पर बैठा, क्योंकि उन्होंने वो बोलते हैं ना नेपोटिज्म वर्ड अभी काफ़ी चल रहा है, तो उन्होंने अपनी पार्टी जो थी उसमें से एक योग्य व्यक्ति को नहीं चुना, उन्होंने अपने स्थान पर किसको चुना, अपने बेटे को या अपनी बेटी को। अब उस बेटा या बेटी ने तो बड़ा प्रोटेक्टेड लाइफ जी है, सिक्योरिटी में जिया, एक अमीर लाइफ जी, सारी सरकारी सुविधाएं दी, तो उसको पता ही नहीं वो कष्ट क्या होता है। वो गद्दी पर बैठा, ठीक है, तो उसका जो एफिशिएंसी जो 50% क्या होगी, कम। 50% भी इसलिए रही क्योंकि उसने अपने पिता से कुछ बातें सुनी थी। फिर आ गई उसकी तीसरी पीढ़ी आई तो क्या उसको पता ही नहीं संघर्ष क्या होता, उसको तो बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि दूसरी पीढ़ी में काफ़ी करप्शन आ गया। पहली पीढ़ी में 5-4% था, दूसरी पीढ़ी में करप्शन क्या हो गया, पहले से काफ़ी। तीसरी पीढ़ी तो करप्शन का रिजल्ट है,
उनको पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, तकलीफ किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं, अगर एक दिन घर में खाना ना हो तो किसे कहते हैं, अगर किसी के 100 रुपये देने हो कल और आज जेब में ना हो तो मन पर क्या गुजरती है, अगर बेटा बीमार हो या बेटी बीमार हो और उसके लिए इलाज के लिए हमारे पास पैसे ना हो तो क्या गुजरती है, अगर बगैर ट्रीटमेंट के मेरा बच्चा हॉस्पिटल में मर जाता है तो उस माँ बाप के मन पे क्या गुजरेगी। उनको पता नहीं उन पॉलिटिशियन को वो दुख क्या होता है, वो तकलीफ क्या होती है, क्योंकि उन्होंने उसको झेला नहीं, देखा नहीं कभी, तो इसलिए उनके लिए वो आम बात है। वो क्या सोचते हैं, कोई नहीं, 100-200 लोग मर गए तो क्या करते हैं, तो इसलिए वो उस तरीके से सोचते हैं। और हमारा देश हर बार क्या जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, हम जाते रहेंगे। लेकिन पहले ये नहीं, पहले आप कितने भी बड़े राजा महाराजा हैं, आपका बच्चा वैसे ही शिक्षा लेगा जैसे आपने दी, एक भिखारी की तरह पढ़ेगा, ठीक है, बिल्कुल भिक्षा मांगेगा, वो सारे कष्ट झेलेगा जो एक आम आदमी झेलता। यही चीज़ राम का जीवन, राम की जो शिक्षा है वो हमें सिखाती कि जीवन में आप राजा होने के बाद भी आपके प्रजा में जो आम नागरिक है उनका जीवन आपको जी कर देखना चाहिए कि उसका जीवन कैसा होता है, क्योंकि राजा रंग वो जो आपकी किस्मत का काम है, ठीक है, लेकिन ओरिजिनली आपकी ड्यूटी जो करनी है वो आपकी ड्यूटी। चलो उससे आगे आते हैं। राम ने अपनी शिक्षा पूरी करी, शिक्षा पूरी करने के बाद राम घर पे आ गया। घर पे आएगा तो वही मैंने आपको पहले ही बताया था, अपने हरियाणवी में एक शब्द होता है नदीद। नदीद का मतलब क्या हो रहा है कि भाई माँ बाप को काफ़ी साल से संतान नहीं हो रही, या एक परिवार में मान लो भाई बच्चे 2-3 परिवार हैं उनके पास बच्चे हैं ही नहीं, काफ़ी साल इंतज़ार के बाद कोई एक बच्चा पैदा हो तो उनका उसमें क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्नेह हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, यानी काफ़ी इंतज़ार के बाद परिवार में बच्चा है। तो राम भी तो अपने परिवार में क्या है, चारों भाई बहुत इंतज़ार के बाद अपने परिवार में पैदा हुए, काफ़ी लंबा इंतज़ार। और मैंने बताया था कितने पूजा पाठ बाबा निजागुन उनके पेरेंट्स ने करे थे, तब जाकर राम पैदा हुए। तो इसलिए आप उनके पेरेंट्स का राम में कितना मोह रहा होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। दशरथ का तो 1 मिनट राम ने दिखाई दे तो बीमार हो जाया था, लेकिन फिर भी दशरथ ने राम को अपने से इतने साल के लिए दूर भेज दिया और कभी देखने के लिए नहीं गया कि राम वहाँ पर कैसा जीवन जीता। इतना प्रेम होने के बाद भी, तो उसको पता था ये प्रेम अगर मैंने राम को दिखाया तो कभी भी राजा बनने के योग्य नहीं होगा, ये पीछे रह जाएगा। इतना प्रेम होने के बाद भी कि अगर मेरे को मेरा बेटा 1 मिनट दिखाई नहीं दिया, मैं बीमार हो सकता हूँ, तो भी 10 से ज़्यादा साल तक भी जब तक राम ने शिक्षा ली तो दशरथ उसको देखने के लिए नहीं गया कि राम वहाँ को क्या करता, तो वो भी दूर रहे, क्योंकि वो जरूरी था राम के जीवन के लिए। उसके बाद राम अपने परिवार में वापस आ गए। वापस आने के बाद क्या हुआ कि राम अपने घर पे आ गए तो वो उनका बड़ा आदर सत्कार मान सम्मान जो होना था। अभी उसकी राम की 3 माएँ थी, वो सभी खाना खिलाने के लिए अपनी अपनी प्लेट लेके आए कि ये खाओ वो खाओ। पता नहीं वहाँ पर गुरुकुल में कैसा खाना मिला होगा, कोई खिलाता भी होगा या नहीं खिलाता होगा। मेरे भक्त को तो ऐसे खाने की आदत थी, मेरे राम को तो ऐसे खाने की आदत थी, मेरे लक्ष्मण को ऐसे खाना अच्छा लगता था। तो बड़ा स्नेह था, तो वो सारी माताओं उनके साथ बड़ा स्नेह मिला। काफ़ी अच्छे दिन चल रहे। शिक्षा राम की जब पूरी हुई तो उसके कुछ दिन बाद ही उनके राज्य में एक ऋषि आए जिनका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र आए तो उन्होंने कहा मेरे को महाराज दशरथ से मिलना है। दशरथ के पास संदेश पहुंचा कि विश्वामित्र जी आपसे मिलने। विश्वामित्र बहुत बहुत सम्मानित ऋषि थे उस टाइम, पूरा विश्व उनको जानता था, बहुत अच्छे, बहुत शक्तिशाली, बहुत सम्मानित, बहुत ज्ञान, हर एक चीज़ वो जानता। तो वो आए, राजा दशरथ ने पता चला विश्वामित्र जी आए मिलने के लिए, भागे गए दौड़ गए। विश्वामित्र जी ने इंतजार ना करना, सम्मान के जाकर उनके पैर छुए, उनको अपने आसन पर बैठाया और उन्हें कदमों में बैठे। राजा थे ठीक, उन्हें कदमों में बैठे। उसने कहा ना राजन, आप राजा हो, समाज के प्रतिनिधि हो, आप कदमों में बैठोगे, आप बराबर का आसन में। तो विश्वामित्र ने दशरथ को आसन पर बैठा। अब हम इसमें ये जो 4 लाइनें, वैसे तो इनको स्टोरी समझ के हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इन 4 लाइनों में भी कुछ समझोगे तो बहुत सारी चीज़ें कि राजा होने के बाद भी उसको अहंकार नहीं था कि वो राजा है, ठीक है। उसने देखा कि उसके पास जो मिलने के लिए आया वो समाज का एक सम्मानित नागरिक है और तेरे से बड़ा भी है, तो उसको जाके अपना ईगो को साइड में रख के कि मैं राजा हूँ। आगे गए, उसको लेके आए सम्मान के साथ, उसका आदर सत्कार करा, उसको अपने सिंहासन पर बैठाया, उसके पैर धोए, उसकी सेवा करी, और जब उसने कहा कि आप बैठिए अपने आसन पर, तब बैठे। इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है अगर हम इसको भी समझें तो बैठे। तो उसके बाद बैठने के बाद
पूछा, महाराज बताओ क्या आज्ञा है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, किस वजह से आपका आना है, आज्ञा दो, जो आपको विवल हो जाएगा। पहले राजन कुछ नहीं, मैं एक छोटी सी मदद के लिए आया हूँ आपके पास, ठीक है, और आपने मेरी मदद करनी है, मैं आप बड़ी आशा से आया हूँ। बोला जी कोई नहीं, आप बताओ क्या करना है, वो जो आप कहोगे वो हो जाऊँगा, वचन है मेरा, जो आप मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। बोला मैं है ना आपसे आपका पुत्र मांगने के लिए आया। मेरा पुत्र यहाँ मेरे को ना, बोला राम चाहिए, राम को मेरे साथ भेज दो। राम को आपके साथ भेज दूँ, क्या बात है? बोला मैं है ना काफ़ी दिन से यज्ञ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं मेरा यज्ञ शुरू करता हूँ तो राक्षस मेरे यज्ञ पर आक्रमण कर देते हैं और वो मेरे यज्ञ को ध्वस्त कर देते हैं। तो उन्होंने कहा, मतलब दशरथ ने विश्वामित्र को, क्या आप तो सर्वसमर्थ हो, उन राक्षसों का इलाज क्यों नहीं करते? आपके पास तो हर एक तरह की विद्या, हर एक तरह के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान है, आप तो श्राप में उनको भस्म करते हो। बोला नहीं कर सकता। तो बोला जिस दिन मैंने इस यज्ञ का वो लिया था पढ़ के मैं यज्ञ पूरा करूँगा, उस दिन के बाद बोला मैं न किसी को श्राप दे सकता हूँ, न किसी पर हथियार उठा सकता हूँ, मैं गुस्सा करना भी बोला मैं नहीं कर सकता। बोला अगर मैंने गुस्सा भी कर लिया तो बोला उनको वो करते इसलिए कि मैं अपना नियम तोड़ूँ और वो यज्ञ हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाए, खराब हो जाए, भंग हो जाए। तो बोला मैं वो चीज़ कर नहीं सकता, इसलिए मुझे मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए राम चाहिए। क्या भेजो कि मैं जब तक मेरा यज्ञ चलेगा राम वहाँ पर पहरा देगा, और वो राक्षस आएंगे तो राम उनके साथ लड़ेगा और उनको हराएगा और मेरे यज्ञ की रक्षा करेगा। दशरथ के ये बात सुनते पैरों तले से जमीन खिसकी, क्योंकि शिक्षा तो राम ले आया, लेकिन वे माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही होते हैं। अब दशरथ के लिए तो राम वही राम था जो नंगे पैर छोटा सा उसके सामने दौड़ता रहता था रोटी का टुकड़ा उठाकर। उसका तो राम में एक बेटे की तरफ होता ना, उसने तो सोचा ही नहीं कि वे राम भगवान है, राम ने इतनी शिक्षा ले ली होगी, राम इतना ज़्यादा ताकतवर होगा। ये बात कभी उसके मन में आई नहीं, क्योंकि वो क्या था कि पिता था, पिता के मन में नहीं आते। पिता के लिए पुत्र हमेशा क्या होता है, पुत्र ही होता है। तो उसको ये बात भी मन में आई, वो बोला महाराज ये क्या कर रहे हो, मेरा राम तो अभी बच्चा है, वो तो बड़ा छोटा है, वो इतने विशाल राक्षसों के साथ जो आप बता रहे हो कैसे लड़ेगा। कोई नहीं आप मेरे बोलो, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। आपको बोला मैं कमज़ोर लगता हूँ, मैं करूँगा आपकी यज्ञ की रक्षा, मेरी पूरी सेना आपके यज्ञ की रक्षा करेगी। चलो हम चलते हैं आपके साथ। मेरे पूरी अयोध्या की सारी सेनाएं चतुरंगिनी सेना होती थी पहले, मतलब सेना के 4 वर्ग बनाए जा करते, पैदल, घोड़े, रथ, हाथी, ऐसे 4 वर्गों में सेना बटी होती थी। उसको चतुरंगनी सेना बोलते थे, यानी सेना के 4 वर्ग हैं तो उसको चतुरंगिनी सेना बोला जाता था। तो मेरी चतुरंगिनी सेना और मैं, हम आपके साथ चलेंगे। बताओ आप कहाँ कौन सा राक्षस है, मैं देखता हूँ। बोला नहीं, मैं सेना नहीं लेके जानी ना मुझे, सेना तो बोला मैं किसी और राजा को बोल देता कि मैं अपनी सेना भेज दे, वो मेरे पास भेज देते। बोले अगर मैं सेना लेके जाऊंगा तो वो राक्षस और भी बड़ी सेना लेके आएंगे, ऐसे तो वहां पर बोला बहुत महायुद्ध छिड़ जाऊंगा। ठीक है ना, मेरे को महायुद्ध नहीं छिड़ना, मेरे को तो यज्ञ करना है, और उस यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे को आपका पुत्र राम चाहिए। देते हो तो बताओ, और नहीं देते हो तो मैं किसी और राजा के पास जाऊं सहायता मांगने के लिए। अब दशरथ तो रोने लगा कि अभी ये ऋषि आ गया, इसको खाली भेजू तो मर गया, और राम को मैं भेजू कैसे, मेरा राम तो बच्चा राक्षसों के साथ कैसे करेगा। तो विश्वामित्र ने सोचा कि ये तो कंफ्यूज हो गया। तो विश्वामित्र ने क्या, कोई नहीं आप वशिष्ठ को बुलाओ जो राम का गुरु है। ये वशिष्ठ ने राम को शिक्षा दी थी, इसने सोचा कि वशिष्ठ को समझाएगा कि राम इतना कमजोर नहीं है। तो वशिष्ठ को बुलाया गया। वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया कि आप राम को भेज दो, ये आपके पास आने से राम का कल्याण होगा, राम का फायदा होगा, राम का नुकसान नहीं होगा। राम सर्वसमर्थ है, मैंने राम को शिक्षा दी है, मैंने उसका जो गुण है, जो टैलेंट है वो मैं जानता हूँ। राम का कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये छोटे मोटे राक्षस क्या, दुनिया के सारे राक्षस इकट्ठे होकर आ जाएं तो वो अकेले राम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप बेचिंत राम को विश्वामित्र के साथ भेज दो, जब राम वापस आएगा तो आपको अच्छा लगेगा कि मैंने अच्छा किया, राम को भेज दिया, इसमें ही बोला राम का कल्याण है, आप भेज दो। अब मरे हुए मन से दशरथ ने घबराते हुए राम को बुलाया और क्या आगे ऐसे ऐसे विश्वामित्र जी आए हैं और तुम्हें विश्वामित्र के साथ जाना है। और बोला आज से यही तुम्हारे माँ बाप हैं, मेरे को भूल जाना, जो ये आज्ञा दें वही करना है। ये कहीं खड़े रहो तो खड़े रहना है, ये कहीं बैठ जाओ तो बैठना है, ये कहीं खाना खाओ तो खाना है, ये कहीं नहीं खाना तो नहीं खाना। हर रोज शाम को इनके चरण दबाने हैं, इनकी पूरी सेवा करनी है। जब ये वापस तुम्हें मेरे पास छोड़ना है तो मुझे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, इनकी पूरी सेवा करनी है। राम ने क्या, जो आ गया पिताजी। उसने ये नहीं पूछा कि ये मेरा क्या करेंगे, मैं क्यों जाऊँ, आप किसी और को भेजूँ, नहीं। उसकी लाइन क्या थी, ये सब सुनने के बाद, जो आ गया पिताजी।
उसके बाद राम जाने के तैयार हो, लक्ष्मण ने पता चला कि राम तो विश्वामित्र के साथ जाएगा, इतने दिन पता नहीं कब आएगा। विश्वामित्र उसको ऐसे ऐसे लड़ाई के लिए लेके जा रहे हैं। लक्ष्मण आया, आप अकेले कैसे जाओगे, मैं भी आपके साथ चलूँगा, आपको अकेले मैं जाने नहीं दूंगा, आपको कुछ हो गया तो। क्योंकि लक्ष्मण का भी क्या था, राम के साथ बहुत प्रेम था, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। नहीं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं आपके साथ चलूँगा, आप उसकी सेवा करोगे, आपकी सेवा कौन करेगा। बड़ा भाई तो राम था, विश्वामित्र जी की सेवा तो आप करोगे, आपकी सेवा करने वाला भी तो कुछ चाहिए। आपको कोई तकलीफ हुई, आपको कोई दिक्कत आई तो मैं क्या करूँगा। तो ये बात लक्ष्मण ने जिद की, मतलब पिताजी से आज्ञा लो, हेलो ठीक है, मेरा लेक्चर चल रहा है। तो लक्ष्मण आया अपने पिता के पास, तो पिताजी आप अकेले राम भैया को कैसे भेज सकते हो, मैं कहाँ गया, मुझे क्यों भूल गया। विश्वामित्र जी भी वही है, लेकिन आपने के लिए राम की जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं है क्या, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप बोलो मेरे पिता को मुझे भी साथ में भेजो, नहीं तो मैं अकेले राम भैया को जाने नहीं दूंगा, मैं भी साथ में जाऊँगा तो ही ये चीज़ की परमिशन दूँगा। विश्वामित्र ने क्या, आपको और भी अच्छी बात है, 1 से 2 बोले भेज दीजिए। अब जो दशरथ था उसकी चिंता और बढ़ गई कि पहले तो एक बेटा लड़ाई में जा रहा था, दूसरा बेटा और जिद कर ली, लेकिन वो मना कर नहीं सकता था क्योंकि उसको भी पता था कि लक्ष्मण राम के बगैर नहीं रहेगा, या तो राम को भी नहीं जाने देगा या खुद भी साथ जाएगा, उसको पता था उनकी दोनों। तो उसने लक्ष्मण को भी आज्ञा दी और राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के साथ चले गए। ये मेरा आज का मैं जो अपना उसको यहीं पर ख़त्म करूँगा, नहीं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। अभी जो विश्वामित्र के साथ जो राम की स्टोरी है उसको हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आवाज़ नहीं, अब इसमें समझने के लिए बात, एक बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा, ठीक है। अब उससे आगे वाली बात पे आते हैं। अब ये जो प्रकरण हुआ इसमें समझने के लिए क्या है, इसमें समझने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर समझने के लिए एक राजा का कर्तव्य, समझने के लिए क्या है यहाँ पर एक राजा का क्या कर्तव्य होता है। अब राजा से मतलब तो वैसे इस बात का क्या फायदा, अब तो राज प्रथा रही नहीं, राजा महाराजा तो होते ही नहीं। राजा का मतलब होता है हर बड़ा इंसान जो सक्षम है, जिसके पास योग्यता है कुछ भी करने की। राजा किस चीज़ के लिए सिंबलाइज होता है, किस चीज़ का प्रतीक होता है, राजा प्रतीक होता है एक सक्षम इंसान का, जो सर्वसमर्थ। राजा के लिए एक शब्द यूज किया जाता था पहले, सर्वसमर्थ, यानी वो व्यक्ति जो इस एरिया में कुछ भी या सब कुछ कर सकता है, वही क्या है, राजा। समझ में आई मेरी बात। तो जो सर्वसमर्थ है यानी जिसके पास कोई न कोई सामर्थ्य है, जिसके पास कोई न कोई गुण है, जिसके पास कोई न कोई एबिलिटी है, तो उसकी जिम्मेवारी एक आम नागरिक से हमेशा क्या होती है, समाज में ज़्यादा होती है। अगर मेरे पास आज 100 रुपये हैं और मेरे आसपास जो लोग उनके पास 1 पैसा भी नहीं है, दैट मीन्स आई एम द रिचेस्ट पर्सन। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन बाकी 99 से ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास वो 100 रुपये मेरे पास है। जब तक मेरे पास है तब तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन बाकी 99 से क्या होगी, ज़्यादा होगी, 99 से ज़्यादा होगी। मेरे पास कोई, जैसे मैं अभी आज एक टीचर हूँ, तो मैं केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री आप लोगों को, तो इस केमिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट मीन्स मेरे को जो केमिस्ट्री है वो आपसे कुछ ज़्यादा आती, तभी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। अगर आपको मेरे से ज़्यादा आती तो आप मेरे से पढ़ते ही नहीं। आप सोचते जरिए तो हमें सब कुछ आता है, हमें पढ़ा लेंगे कहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट मीन्स मेरे पास उस सब्जेक्ट की नॉलेज आपसे कुछ ज़्यादा है, तो मेरी जो ड्यूटी बनती है वो आपसे क्या बन जाती है, ज़्यादा बन, और मैं अपनी वही ड्यूटी क्या कर रहा हूँ, समझे आप। तो जब हमारे पास, ठीक है, एक सुपर हीरो मूवी थी, उसमें एक डायलॉग था कि जब आपके पास एक बड़ी ताकत आती है तो बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। स्पाइडरमैन मूवी में बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी। अब ये हमारे समाज में क्या चल रहा है कि हमारे पास ताकत तो आ रही है, वे हर इलेक्शन में कोई ना कोई पॉलिटिशियन जीतता है, हर साल 100, 150, 200, 300 लोग IAS IPS बनते हैं, हर साल बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है, ठीक है, और एक साल बहुत नए लोग हैं जो बिजनेसमैन बन जाते हैं। समझ दो ना मेरी बात। हर साल कोई ना कोई गेम जो खिलाड़ी है वो अपने गेम में अच्छा परफॉर्म करता है और कहीं ना कहीं कोई मेडल जीत के आता है। अब गांव के सारे लड़कों ने तो नहीं जीता होता,
गांव में किसी गांव में कोई एक या दो बच्चा ही क्या होता है नेशनल या इंटरनेशनल गेम खेलता है, जितना ना जितना भी एक अलग बात है। अब अगर आप नेशनल लेवल पे खेल रहे हो दैट मीन्स आप काफ़ी बच्चों से बेहतर थे, अगर आप इंटरनेशनल खेल रहे हो दैट मीन्स आप बहुतों से क्या थे बेहतर। तो हमारे पास ताकत तो आ रही है बेटा बाद में, कि हमारे पास ताकत तो आ रही है, लेकिन ताकत के साथ जो जिम्मेवारी आनी चाहिए वो हमारे पास नहीं आ रही। ताकत के साथ जो जिम्मेवारी हमारे पास आनी चाहिए ना वो नहीं आ रही। यहाँ पर क्या है दिक्कत, जब कोई भी व्यक्ति अपनी पोस्ट पर बैठता है तो क्या वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है जो उसको करना चाहिए। सरकारी ऑफिस में हम कितने धक्के खाते हैं एक ही काम के लिए, और तभी वो नहीं है। मैं खुद खा चुका हूँ 2-3 साल मेरे एक बहुत छोटे काम के लिए, और वो हुआ तब तक जब मुझे पैसे नहीं मिले। ठीक है, तो हम छोटे छोटे कामों के लिए कितनी बार धक्के खाते हैं। अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या कोई बिजनेसमैन है दैट मीन्स उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो अपने पैसे से वो क्या वो खुद मौज मस्ती कर सकता है, वो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। अगर मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ तो मैं अपने गांव के बच्चों के लिए अच्छी गेम की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा सकता हूँ, उनको सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेवारी हम ले नहीं रहे। हमारी प्रायोरिटी ताकत आने के बाद हम होती है पहली प्रायोरिटी मैं कहाँ, अब मैं क्या अर्न कर सकता हूँ, मेरे को क्या फ़ायदा होगा, व्हाट इज़ माई बेनिफिट, हम उस पॉइंट पर आकर जुड़ जाते हैं। और इसीलिए हमारे समाज में परेशानियाँ चल रही है। अनइक्वलिटी और अपनी जिम्मेवारी का एहसास न होना, ये हमारे समाज की बुराई है। कभी आप 11th में हो, 12th में हो, 10th में हो, आपकी एजुकेशन भी पूरी होगी, कुछ बच्चे आज नहीं समझेंगे, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद सबको समझ आता है। ऐसा नहीं है मैं ये आज जैसा हूँ ऐसा ही थोड़े था हमेशा। मैं भी तो कभी 9, 10, 11, 12 क्लास में रहा हूँ। मैं जब स्टूडेंट था मैं भी आपकी तरह था, तो ये नहीं कहता कि आप गलत हो, लेकिन जब टाइम आया तो मैंने भी समझा कि ये चीज़ जो मैंने स्टूडेंट लाइफ में की है गलत थी, ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ये मुझे करनी चाहिए थी। तो आप लोग भी समझो कभी न कभी सारी बातें, लेकिन जब भी आपको समझ आ जाए उसके बाद कोशिश करना कि आप अच्छे बन सकें। मैंने ये चीज़ें पढ़नी पड़ी, आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आज यूज़ नहीं करोगे जो कल यूज़ करोगे। ठीक है, आपको जब ज़रूरत पड़े तभी इसको यूज़ करो, लेकिन जितना जल्दी यूज़ करोगे वो आपके लिए उतना ही बेटर होगा। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जब आप किसी अच्छी पोस्ट पर पहुँचोगे आप में से ही पहुँचेंगे। अब ये तो है नहीं कि हमारे यहाँ पर जो IAS IPS ऑफिसर बनते हैं, नेता MLA MP बनते हैं, इंस्पेक्टर हवलदार थानेदार बनते हैं, क्लर्क बनते हैं, टीचर बनते हैं, विदेश से आते हैं, निकलते तो हमारे बीच से ही हम ही होते हैं। कभी कोई टीचर बनेगा, कोई शॉपकीपर बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, किसी को कोई और जॉब लगेगी, कोई आर्मी में जाएगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई ऑफिसर बनेगा, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर, अलग अलग डिपार्टमेंट में हम लोगों को ही जाना है। हम ही समाज का हिस्सा हों, और जब हम हिस्सा बने और जहाँ समाज में हम स्टैंड करें तो वहाँ जाने के बाद हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझना ही हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। जब हम समझेंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तब ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के लिए पे कर सकते हैं, और जब हम अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के लिए पे कराएंगे उसी दिन हम अच्छे नागरिक हो सकते हैं। और जिस दिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं और हम अच्छे नागरिक हैं तब हम ये दूसरे को बोल सकते हैं कि आप गलत हो। जब तक हम सही नहीं है और हम किसी को बोलते हैं कि इस नेता ने करप्शन करा, इसने ये नहीं करा, इस पुलिस वाले ने रिश्वत ली, इसने ये गलत करा, उसने वो गलत करा, वो चीज़ें हम तब कह सकते हैं जब हम क्या हैं सही। अगर हम सही नहीं हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं है इस बात की गलती निकालने का कि फलाने की ड्यूटी थी, ये रोड सही है। या आप अपनी जगह सही हो जाए, पहले अपनी जगह सही हो जाओ, बाद में दूसरे को बोलो कि सर आप यहाँ गलत। और अगर आप सही नहीं हो तो यू हैव नो राइट कि आप दूसरे किसी को बोलो क्या हो, पहले खुद सही हो फिर दूसरे को। यहीं पर हम अपना आज का जो संदेश है उसको समाप्त करते हैं और अगले संदेश और अगली स्टोरी के बाद राम की एक और जर्नी है जो पहली और अच्छी जर्नी थी, जहाँ से राम का दर्जा देना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट सैटरडे को देखते हैं। ठीक है लोकेशन ठीक है।